इमेजिन करो कि गवर्नमेंट तुम्हें चौबीसों घंटे देख रही है। तुम्हारा हर एक मूवमेंट, तुम्हारा हर एक वर्ड और तुम्हारा हर एक थॉट मैटर करता है उन गवर्नमेंट के लिए। अगर तुम उनके अगेंस्ट में सोच लेते हो तो तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे। कोई मूवी का प्लॉट नहीं, ये एक राइटिंग है किसी राइटर की जिसका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी विशाल फ्रॉम सोलर फिलोसफी एंड वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल की फिलोसफी को समझेंगे, थोड़ा उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ दो तीन जो किताबें हैं जैसे कि एनिमल फार्म हो गई, 1984 हो गई, उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेंगे और कोट्स वगैरह समझेंगे उनके बारे में। तो मैं कौन हूँ? मैं विशाल, सोलर फिलोसफी मेरा चैनल है। मैं बिगिनर हूँ कंटेंट क्रिएशन और फिलोसफी में। ये मेरे चैनल है, जो भी मैं पढ़ता हूँ, चीज़ें ये कंज्यूम करता हूँ, उसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि और लोगों तक फिलोसफी पहुँच सके और लोग अपनी लाइफ बेटर बना सके फिलोसफी की हेल्प से। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। तो जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। तो अब इनका जन्म हुआ था 25 जून 1903 को। अब हम नाम सुनते हैं जब जॉर्ज ऑरवेल तो हमें इंग्लिश नाम रखता है, एरिक आर्थर ब्लेयर भी इंग्लिश नाम रखता है, पर इंडिया से बिलोंग करते थे ये, इंडिया में इनकी रूट्स थी। इनका जन्म हुआ था इंडिया में ही हुआ था। मोतिहारी नाम की एक जगह है जो कि अब बिहार हो गया, क्योंकि पहले तो बंगाल की प्रेसिडेंसी में था वो, अब बिहार हो गया, उसमें उनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश राज में इनका जन्म हुआ था, मतलब इंग्लैंड से, फिर बाद में इन्होंने इंग्लैंड के लिए इंडिया को छोड़ दिया था। फिर उन्होंने अपने वहाँ पे स्कूलिंग कंप्लीट करी थी इटॉन कॉलेज में, पर बाद में ये यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे क्योंकि कॉलेज में इन्होंने कई सारी चीज़ें फेस करी थी, कई सारी चीज़ों को इन्होंने समझ लिया था। बोला जाता है वो प्रेस्टिजियस कॉलेज था एकदम, बहुत अमीर लोगों के बच्चे आते थे उस स्कूल में, उस कॉलेज में सॉरी। तो अब वहाँ पर जब इनकी अमीर बच्चों से मुलाकात होती है तो इन्हें समझ आ जाता है ये अमीर बच्चे इनके लिए नहीं बने हैं, यानी कि ये उन बच्चों के लिए नहीं बने हैं, उस सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते जहाँ पे अमीर लोग रह सकते हैं। अब ये पहले से खुद थोड़े गरीब थे, इनका ज़्यादा कुछ अच्छा वो नहीं था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था और ऊपर से इनका कंपैशन भी थोड़े गरीब लोगों की तरफ ही ज़्यादा था। अब हमने यहाँ पे बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया है जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। अब हम उनकी फिलोसफी के बारे में समझेंगे कि उनकी फिलोसफी क्या थी, उनका कोर क्या था फिलोसफी का। तो जॉर्ज ऑरवेल की फिलोसफी जो थी वो ट्रुथ के अराउंड रिवॉल्व करती थी कि सिंपल उन्होंने ट्रुथ समझ लिया था कि जो भी चीज़ हम धोखेधड़ी से देख रहे हैं, जो भी हमें मीडिया दिखा रही है, जो भी हमें गवर्नमेंट दिखा रही है, हम उससे अलग सोचेंगे, हम उससे बाहर सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात होगी। हम सिर्फ ट्रुथ को सोचेंगे, उनका ये कहना था। उनको मैटर नहीं करता था कि कोई भी गवर्नमेंट उन्हें मार देगी, उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि कोई भी उन्हें धमकी दे सकता है या कोई भी उन्हें रास्ते से हटा सकता है। उनके लिए मैटर करता था जो है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, जो हमारा ट्रुथ है, जो वही दिखाना है जनता को। अब जॉर्ज ऑरवेल ने कई सालों पहले ही समझ लिया था कि पावर कैसे काम करती है, अथॉरिटी रूल क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश राज के अंदर भी काम कर चुके हैं, वो एज फौजी काम कर चुके हैं, रिक्रूट कर चुके थे वो मिलिट्री में, तो उन्होंने कई सारी लड़ाई भी लड़ी थी। तो उसी अथॉरिटी के चक्कर में उन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को मारा जिनका उन्हें मारने का मन नहीं था। क्यों? क्योंकि सिर्फ अथॉरिटी ने उन्हें कह दिया कि तुम मिलिट्री ऑफिसर हो, अब तुम्हें उन्हें मारना है। उनकी फिलोसफी में आइडियाज थे जैसे कि इंडिविजुअलिज्म हो गया, ह्यूमन फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया, ये सारे उनके आइडियाज थे उनकी फिलोसफी के। इसीलिए तुम उनकी मोस्टली जितनी भी फेमस बुक देखोगे, जैसे कि 1984 हो गया, एनिमल फार्म हो गया, ये खासकर अथॉरिटी रूल की तरफ ही पॉइंट आउट करता है कि देखो अथॉरिटी रूल कैसा है, जैसे कि एनिमल फार्म में था और जैसे कि 1984 में था कि कैसे गवर्नमेंट में देखी जा रही है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती है, ये सब। तो अब मैं कुछ ऐसे ही कोट्स को बताऊंगा, कुछ ऐसे ही कोट्स को डिसाइफर करूंगा जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने दिए थे इन पॉलिटिकल पावर के ऊपर, अथॉरिटेरियन रूल के ऊपर। सबसे पहला कोट जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग भी है अपने वर्ड में लेकर, और आपने वो सुना भी होगा क्योंकि वो फेमस भी बहुत ज़्यादा, जो कि है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। यानी कि सभी जानवर इक्वल हैं पर कुछ जानवर और जानवरों से ज़्यादा इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे डिग्री इक्वालिटी को एक डिग्री बना दिया गया है कि इक्वालिटी हम बोलते हैं ना, समानता। हम समानता का मतलब होता है कि सब लोग इक्वल होंगे, यानी कि हर एक इंसान जो चाहे गरीब हो अमीर हो, वो सब इक्वालिटी ही ट्रीट करे जाएंगे, इक्वली ट्रीट करे जाएंगे। पर यहाँ पे एक डिग्री बना दी गई है, और ये डिग्री बनाई किसने है? ये पॉलिटिकल पावर ने बनाई है। जो अथॉरिटेरियन रूल चला रहे हैं, जो अथॉरिटी में बैठे हैं, उन्होंने ये डिग्री बनाई है कि कुछ लोग सारे लोग इक्वल हैं पर कुछ लोग उनमें से ज़्यादा इक्वल हैं। यहाँ पे जो जॉर्ज ऑरवेल ने, उन्होंने पॉलिटिकल हिपोक्रेसी दिखाई है कि कैसे जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है तो सब दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा हम इक्वलिटी लाएंगे, हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, पर जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं या उनके पास हाथ में पावर आ जाती है तो वो कैसे डिग्री बना देते हैं, तो वो कैसे डिग्री मेंटेन करके रखते हैं पावर में या इक्वलिटी में, कि इसके पास इतनी पावर होगी, इसके अंदर इतनी इक्वलिटी होगी, या हम किसको इक्वली ट्रीट करेंगे, किसको इक्वली नहीं ट्रीट करेंगे। तो ये सब उन्होंने पॉलिटिकल हिपोक्रेसी दिखा दी एक ही कोट में। सेकंड कोट है
हु कंट्रोल द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। यानी कि जिसने पास्ट को कंट्रोल करा वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है, और जिसने प्रेजेंट को कंट्रोल करा वो पास्ट को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने इसे मेटाफोरिकली यूज करा है एज अ लिटरेचर के लिए। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज करा है इसे। उनके कहने का मतलब है कि हिस्ट्री को बदल कर हम किसी भी कंट्री के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट अभी पावर में है, कोई रूलिंग पार्टी अगर पावर में है, तो वो पिछले के रिकॉर्ड्स को बदल सकती है, वो पिछले रिकॉर्ड्स को बदल सकती है, उनको अंदर थोड़ी मैनिपुलेशन कर सकती है, ताकि उनकी जो पार्टी है वो अच्छे से रूल कर सके और लोगों को लगे कि ये तो हमेशा से पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और जो हमारा थर्ड कोट है वो है, इन अ टाइम ऑफ डिसीट टेलिंग द ट्रूथ इज अ रिवोल्यूशनरी एक्ट। जिस टाइम में जहाँ पर झूठ सब जगह फैला हुआ है, जहाँ पर फरेब सब जगह फैला हुआ है, जहाँ पर हर एक चीज इल्यूजन है, वहाँ पर अगर तुम सच बता दोगे तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी एक्ट होगा। क्या पता उससे रिवोल्यूशन आ जाए। इसीलिए जो लोग पावर में बैठे हैं, जो लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, वो सच से डरते हैं, वो ट्रुथ सुनने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जो इल्यूजन है वो ब्रेक होते जा रही है जैसे जैसे वो सच सुनते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जॉर्ज ऑरवेल को आज भी हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बता ही क्यों रहा हूँ। आज भी जॉर्ज ऑरवेल इतने रेलेवेंट क्यों हैं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जॉर्ज ऑरवेल की जो लिखावट थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, वो खासकर घूमती थी कि कैसे मीडिया फेक हो सकती है, कि कैसे लोग अथॉरिटी को यूज गलत तरीके से कर सकते हैं, कैसे पावर गलत तरीके से यूज हो सकती है, कैसे गवर्नमेंट जो होती है मैनिपुलेट करती है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आज भी हम रेलेवेंट चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि आज जैसे डाटा को मैनिपुलेट करा जाता है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करा जाता है सोशल मीडिया के टाइम में, जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और भी कई सारी चीज़ें इतनी जल्दी सर्कुलेट हो जाती हैं, मास सर्कुलेशन हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जॉर्ज ऑरवेल के ही लिखी गई थी। और उन्होंने जो हमें सबसे बड़ी वार्निंग दी थी वो दी थी, अगर हम पावर को क्वेश्चन करना बंद कर दें, अगर हम पावर से सवाल पूछना बंद कर दें, तो हमारी धीरे धीरे फ्रीडम खत्म होती चली जाएगी। हम जो आज कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अगर हम पावर से सवाल ही पूछना बंद कर दें, अगर हम डर के बैठ जाए, अगर हम चुप होकर बैठ जाए। अब जॉर्ज ऑरवेल सिर्फ एक राइटर नहीं थे, एक नोवेलिस्ट नहीं थे, उनकी जो कहानियां थी वो एक मिरर की तरह थी। वो जितनी भी उन्होंने कहानियां लिखी हैं, जैसे कि 1984, एनिमल फार्म, ये सारी चीज़ें बस एक एज अ फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, ये उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई थी जो कि हमारी सोसाइटी के लिए मिरर थी। आज के फ्यूचर में भी इतनी ज़्यादा काम आती हैं उनकी किताबें। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वो इतने फेमस इसीलिए हैं क्योंकि उनकी जो कहानियाँ थी वो मिरर की तरह एक्ट करती हैं आज भी। उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश करी कि ट्रुथ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करो, चाहे पूरी दुनिया ही झूठ क्यों ना बोल रही है, तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें इस ट्रुथ को जगाते रहना है, तुम्हें इस ट्रुथ को ही वैल्यू देते रहना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो इतनी ही थी। ये एक जॉर्ज ऑरवेल का पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन सा बना दिया था मैंने वीडियो में। अगर आगे चल के मैं कभी एनिमल फार्म पढ़ता हूँ या उनकी 1984 पढ़ता हूँ, तो उसका जैसे मैंने मेटामॉर्फोसिस का बनाया था, उसका भी एक पूरा डिस्क्रिप्शन बना के आपके सामने लाऊंगा कि उसकी फिलोसफी क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, जिसमें मैंने एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में बात करी है, फिलोसोफर कम राइटर ज़्यादा, कि जिसने ही अथॉरिटी को एक्सपोज कर दिया है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी हमारी ज़िंदगी को ख़त्म करती जा रही है। तो अभी जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।